2004 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 138 सीट जीती और 2009 के इलेक्शन में 116 सीट जीती और फिर 2014 के इलेक्शन में 282 सीट जीती और देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के सामने लड़ने वाली सभी पार्टी को बुरी तरह हार मिली। बीजेपी ने पिछले इलेक्शन से 2.5 गुना ज्यादा सीटें जीती और प्राइम मिनिस्टर का चेहरा थे गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी। खैर 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते। उन्होंने चुनाव के दौरान एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था कि कांग्रेस के राज में करप्शन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, देश का रुपया गिरता जा रहा है। और जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी सभाएं करने लगे, जनता के सामने बातें करने लगे कि अगर वह 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीत गए तो वे करप्शन खत्म करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इंडिया में बेरोजगारी खत्म करेंगे, क्राइम रेट कम करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, युवाओं को स्किल्स की ट्रेनिंग देंगे और 15-15 लाख देने का जुमला तो आपको याद ही होगा। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, कि हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को यकीन दिला दिया था कि अगर वह 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीत गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अच्छे दिन आ जाए। यार आजकल सिर्फ 2 ही बातों की चर्चा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। सही कहा। टिकट लेने जाओ तो भ्रष्टाचार, हाँ। जमीन के कागज तो भ्रष्टाचार, और यहाँ तक कि स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलवाना हो तो भ्रष्टाचार। यार इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ना कोई सही नीति और साफ नियत वाला सरकार बनाएगा ना तो सब बदल जाएगा। करेक्ट। मोदी जी को जितवाएंगे, भाजपा को बहुमत दिलवाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। और हमारे देश की भोली जनता को चाहिए क्या? अच्छे दिन। इसी वजह से देश ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट दिया। बीजेपी ने 282 सीट जीती और जिस अलायंस को बीजेपी लीड कर रही थी एनडीए, उसे 336 सीट मिली और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और पहली बार बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली थी, इसलिए मोदी जी सुर्खियों में बने रहने लगे। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। 2014 से 2020 तक उनका स्टारडम बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इतना कि आजाद भारत में इतनी फैन फॉलोइंग आज तक किसी नेता की नहीं हुई। 2014 के बाद जितने भी स्टेट इलेक्शन हुए, 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुए, सभी में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। लगभग हर इलेक्शन बीजेपी जीतती चली जा रही है। यहाँ तक कि जनता एमपीज और एमएलए को देखकर नहीं, पीएम मोदी को देखकर वोट करने लगी। लोगों के जज्बात प्रधानमंत्री जी को लेकर अपने शिखर पर थे। मोदी जी ने हाथ मिलाए मुझसे, मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ। जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। मैं उनका पिक्चर देख के लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। उनके जैसे कोई नहीं है। उनका सेवा करेंगे तो हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिया। मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। वह लोकसभा में इतनी सीट से ले आए थे कि उनके सामने कोई मजबूत ओपोजिशन नहीं था और ना ही कोई बड़ा लीडर। 2019 इलेक्शन के बाद तो उनसे जीतना काफी मुश्किल हो गया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि 2024 इलेक्शन में बीजेपी को फुल मेजोरिटी भी नहीं मिल पाई। बीजेपी काफी स्टेट में कमजोर होने लगी। 2025 तक ओपोजिशन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और रूलिंग पार्टी को पिछले 10 साल में पहली बार स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलने लगा। एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब नरेंद्र मोदी जी की फैन फॉलोइंग पर तो असर पड़ा है। उनकी लोकसभा सीट्स कम हुई है और तो और वाराणसी से उनका जीत का मार्जिन भी कम हुआ है। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से 4,79,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी अपनी जीत का अंतर भी सिर्फ 1,52,000 वोटों का रह गया। जबकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से 3,90,000 वोटों से जीते और वायनाड सीट पर राहुल गांधी की जीत का अंतर 3,64,000 वोटों का रहा। मतलब नरेंद्र मोदी जी के स्टारडम पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक समय देश के सबसे बड़े नेता का स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा है।
2014 चुनाव से पहले यूथ को उम्मीद थी कि नए भारत में नए मौके मिलेंगे, क्योंकि उस समय मोदी जी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था कि अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे। हाँ, तभी अच्छे दिन आएंगे। 2014 और 2019 के इलेक्शन के बाद तो जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे जाने लगी। जॉब्स की कमी ने मिडिल क्लास और यूथ दोनों को परेशान कर दिया। एमएसएमई सेक्टर, जो भारत के रोजगार का सबसे बड़ा सहारा था, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के डबल झटके के बाद संभल नहीं पाया। जब रोजगार की कमी होती है तो जनता का भरोसा धीरे धीरे हिलने लगता है, और यही हुआ। लोग गवर्नमेंट से काफी नाराज होने लगे। जैसे 2020 में लाइफ फार्म लॉ ने मोदी सरकार को सबसे बड़ा चैलेंज दिया। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने दिल्ली के दरवाजे तक लंबी लड़ाई लड़ी। एक साल बॉर्डर पर बैठकर किसानों ने अपनी आवाज उठाई और आखिरकार सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ा, और यह मुद्दे ने पूरे भारत में मोदी जी की इमेज को गहरा असर डाला। 2021 के साल भारत ने वो मंजर देखा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कोविड के सेकंड वेव ने हेल्थ सिस्टम को हिला के रख दिया। हॉस्पिटल में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी होना, वैक्सीन की कमी होना, मिग्रेंट वर्कर का क्राइसिस। इस दौरान पब्लिक ने महसूस किया कि उनकी एक्सपेक्टेशन पर सरकार उतनी खरी नहीं उतर पाई है। ASER रिपोर्ट 2023 बताती है कि 8वीं क्लास के 60% बच्चे बेसिक गणित भी नहीं जानते। एजुकेशन बजट 2014 में जीडीपी का 4.1% था, पर अब 3.1% रह गए। कोचिंग कल्चर इतना बढ़ गया है कि कोटा जैसे शहरों में हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे माइग्रेंट कर रहे हैं। सरकारी स्कूल की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार आयुष्मान भारत और वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। भारत में आज भी एक डॉक्टर पर 1500 मरीज है। 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन क्राइसिस और हेल्थ केयर सिस्टम की सच्चाई सबके सामने आई। आयुष्मान भारत से लाखों लोगों की मदद का दावा है, लेकिन क्लेम रिजेक्शन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, पर हकीकत में बेरोजगारी दर 2024 में 8% से ज्यादा बढ़ा है। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने व्यापारियों का सबसे बड़ा नुकसान किया है। एलपीजी सिलेंडर 2014 में 410 रुपए का आता था, पर अब 1000 के आसपास का है। आम आदमी की जेब पहले से ज्यादा खाली हुई है। सरकारी घोषणाएं तो बहुत हुई है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी आसान नहीं हुई है। काम कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी ने देखो इतना काम करा पिछले 11 साल में। हमारा देश जो है 2014 में भुखमरी सूचकांक में 55वें नंबर पे था। मोदी जी को पसंद नहीं आया। 55 नंबर यार अच्छा नंबर नहीं होता। इट्स नॉट अ गुड फिगर। 55 इतनी मेहनत करी उन्होंने, आज हमारे देश को भुखमरी इंडेक्स में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। जय मोदी जी। उसके बाद हमारा जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हुआ करता था 78वें नंबर पे। मोदी जी ने इतना काम करा, आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश जो है 180 देशों की सूची में 163वें नंबर पे है। जय मोदी जी, कितना बढ़िया काम करा सर, है ना। खुशहाली के इंडेक्स में 195 देशों का इंडेक्स जारी होता है। स्वीडन उसमें पहले नंबर पे हमेशा आता है, और हमारा देश करीब 88वें नंबर पे आया करता था। 88वें नंबर से आज वो 135वें नंबर पे पहुंच गया। जय मोदी जी, कितना शानदार काम करा। 2014 से पहले हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 74वें नंबर पे हुआ करती थी। इतना काम करा मोदी जी ने, इतना काम करा, उन्हें तो सीधा बढ़ा के आज 85वें नंबर पे पहुंचा दिया। सीधी 11 की छलांग लगा दी है। 11 की छलांग लगा दी है। डॉलर हमारे मुकाबले 60, 58, 65 रुपए हुआ करता है। 60 से नीचे नहीं रहा करता था, 50 से 60 के बीच में चलता था। मोदी जी ने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, आज डॉलर को 87 रुपए पे पहुंचा दिया है। कितनी शानदार काम करा है मोदी जी ने। का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? गलती आपकी और भुगतेंगे हम। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना। कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश। यही वो समय था जब मोदी जी की पॉपुलैरिटी ग्राफ नोटिसेबल तरीके से नीचे हुआ। 2014 में मोदी जी के इलेक्शन कैंपेन का सबसे बड़ा प्रॉमिस था महंगाई पर रोक, लेकिन 2021 के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सब रिकॉर्ड रेट पहुंच गए। आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब तबका, हर किसी पर इसका बोझ पड़ा। महंगाई ने जनता की जिंदगी को मुश्किल बनाया, और इसका असर सरकार की फैन फॉलोइंग पर भी देखने को मिला। मोदी जी 2014 में ही देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, पर आज
2025 तक हमारा देश कितने % आत्मनिर्भर बन पाया है। एजुकेशन, हेल्थ, रोड, करप्शन, महंगाई पर कंट्रोल, बेरोजगारी खत्म करना, इन सब चीजों पर कितना काम हो पाया। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल मुझे इंटरनेट पर मिले, ये सवाल मुझे लोगों से बातचीत करते समय मिले जिन्होंने 2014 में इन्हें सपोर्ट दिया था ताकि देश बदलेगा, अच्छे दिन आएंगे, पर शायद उनका सपना 100% पूरा नहीं हो पाया है। वजह है जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी सपोर्टर पर असर पड़ा है, ऑपोजिशन का मजबूत होना। 2014 और 19 के दौरान मोदी जी के सामने कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं था, पर 2020 के बाद देश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने आइकॉनिक कमबैक किया। जनता से मिले, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया, सभी दलों के साथ अलायंस बनाया। राहुल गांधी को पूरे देश भर से सपोर्ट मिला। 2024 इलेक्शन के बाद बीजेपी 240 सीट्स ही ला सकी। पिछले 2 इलेक्शन में अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी अपने अलायंस के साथ सरकार बना रही थी। राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने। पिछले 10 साल हमारे पास कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं था, पर राहुल गांधी जी के एलओपी बनने के बाद उनके सपोर्टर बनने लगे और नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर जो 2014 के समय थे उतने नहीं रह पाए और मोदी जी की फैन फॉलोइंग पर असर पड़ा। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्या इतिहास बदलने से बेरोजगारी भी बदल जाएगी? हम कहते हमारे फ्यूचर बनाओ, आप कहते कि ये पास्ट में ये ठीक करो। काम ऐसा करो कि खुद के जाल में खुद ही फंस जाओ। देखो बिहार के रैली में किसी ने मोदी जी के माँ को गाली दे दिया और अब ये बन गया देश का ब्रेकिंग न्यूज। मतलब सोचो, इस देश ने प्रधानमंत्री तक को गोलियां खाते हुए देखा है, लेकिन आज की डेट में नेशनल इशू ये है कि गाली किसने दी। हिमाचल में लैंडस्लाइड हो रहा है, पंजाब में बाढ़ की वजह से फसलें खराब हो रही है, लोगों को सही से खाना तक नहीं मिल पा रहा है, दिल्ली में सड़कें यमुना नदी बन चुकी है और बेरोजगारी और वोट चोरी जैसी कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं अपने देश में। देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? गाली किसने दी। आई नो कि किसी के माँ को गाली देना गलत है, बट वही मणिपुर केस में आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, लेकिन इस चीज के ऊपर आपने पूरे 1 घंटे का भाषण दे दिया है। थोड़ा सा हरियाणा, पंजाब या हिमाचल के इशू पे बात कर लेते, लेकिन नहीं। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? मोदी जी का स्टारडम खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी भारत के सबसे बड़े लीडर है, लेकिन 2019 के बाद कुछ ऐसे बड़े इंसिडेंट, इकोनॉमिकल स्लोडाउन, फार्मर प्रोटेस्ट, कोविड क्राइसिस, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती नफरत और ओपोजिशन का शानदार कमबैक, इन सब ने उनकी पॉपुलैरिटी पर असर डाला है। और इन सभी कारणों की वजह से पीएम मोदी जी अपना अनबिलीवेबल स्टारडम बरकरार नहीं रख पाए, पर अब भी वो देश के प्राइम मिनिस्टर है और उनके पास काफी बड़ा सपोर्ट है। पर इस बार अलग बात यह है कि उतना ही सपोर्ट ओपोजिशन के पास भी है और यही सियासत की फितरत है, जहां जनता का भरोसा बनाना भी मुश्किल है और संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उसके लिए चुनाव में किए गए वादे पूरे करने पड़ते।